हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में अपन ने पहले किया था लिक्विडिटी रेशियो दैट शोज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशंस। अब कर रहे हैं अपन सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो शोज फर्म्स लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन इन टाइम वेन एवर इट मेच्योर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। ये बताता है फर्म्स की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है उनकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, पेइंग कैपेसिटी फॉर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। यस, इसमें भी जो आते हैं 4 रेशो होते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये वाला रेशियो चेक कर रहे हैं अपन, डेप्ट इक्विटी रेशियो। दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट और इक्विटी का रिलेशन बताता है। इट आल्सो शोज द फर्म्स एबिलिटी टू मेक इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन इन टाइम। ये बताता है कि फर्म की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में फर्म कैपेबल है या नहीं है, वो रिलेशन बताता है। इसका नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि 2:1 इज गुड। एज्यूम करते हैं कि ये रेशियो जो होता है डेप्ट इक्विटी 2:1 इज गुड। 2 मतलब 2 तो डेप्ट है और 1 जो है इक्विटी है, मतलब इक्विटी का 2 गुना तक अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट है देन तब तक सेटिस्फाई है, गुड है आपके पास में। उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो इट इज़ नॉट गुड। हायर रेशियो इज़ नॉट गुड बट लोअर रेशियो इज गुड। हायर और लोअर में अपने को देखना चाहिए कौन सी वैल्यू हायर होती है। यहाँ पे हायर डेप्ट की वैल्यू होती है, तो जैसे जैसे डेप्ट की वैल्यू हायर होगी वो रेशियो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए हायर इज़ नॉट गुड बट लोअर रेशियो इज गुड। इसलिए ध्यान रखिए इसमें कि इसका नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड नहीं है, एज्यूम करके चलते हैं कि 2:1 जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री या अच्छी सिचुएशन में है। यहाँ पे इसका जो फार्मूला है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। फार्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह सकते हैं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज का हो या लॉन्ग टर्म डेप्ट का हो, एक ही बात आएगी यहाँ पे। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड माइनस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड जो होता है उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स लेस कर देंगे, वो होगा, या कह सकते हैं इसको नेट वर्थ। तो यहाँ होगा डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी को अपन कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हैं या नेट वर्थ भी कह सकते हैं। ध्यान रखें ये फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है वो लेस करना होता है अपने को। तो ये हो गया आपके पास में नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोविंग अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड या नेट वर्थ। इस तरह से आपका ये रेशियो हो गया। इसका असेसमेंट होता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए असेस करते हैं इसको। ये बताता है कि प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द लॉन्ग टर्म लेंडर। ये सब अपन इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहेगा अपने पास में? Calculate the debt equity ratio from the followings: tangible assets, intangible assets, current liabilities, long term borrowing and long term provision। अपने पास में दे रहा है, अपने को डेप्ट इक्विटी रेशियो चाहिए। सबसे पहले अपने को फार्मूला लिखना होता है कि फार्मूला क्या है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का डेप्ट अपॉन इक्विटी। अपने को 2 चीज़ें चाहिए, डेप्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग और इक्विटी चाहिए। डेप्ट आपके पास में इसने दिया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन 16 लाख प्लस 1,50,000 17,50,000। इसकी वैल्यू हो गई 17,50,000। अब अपने को चाहिए इक्विटी। इक्विटी इसने नहीं दी है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यस इक्विटी इसने नहीं दी है। जो मिसिंग फिगर है उसके लिए अपन बैलेंस शीट अप्रोच काम लेते हैं अपन, ताकि अपने से गलती नहीं हो। बैलेंस शीट लेते हैं। इसमें अपने पास में टेंजिबल एसेट्स 24,50,000, 24,50,000 टेंजिबल एसेट्स आ गई। इंटेंजिबल एसेट्स आ गई 3 लाख।
3 लाख। करंट एसेट्स आई 3,34,000 करंट एसेट्स। एसेट साइड पूरी होगी। करंट लायबिलिटीज 84,000। करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 16 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 16 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1.5 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,50,000। यस, अब देखो एसेट साइड कंप्लीट है, इसका अपन टोटल ले लेंगे। 4, 5 और 3 8, 24, 27, 3, 30। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा। ये रह जाएगा आपके पास में। कितना रहेगा बैलेंसिंग फिगर? 4 के 4 0, 8 5 13, 13 और 5 18, 1 1 2, 6 2 8, 8 और 2 10, 1 1 2 3। तो आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड बन गया 12,50,000। बैलेंस शीट अप्रोच इसलिए काम लेते हैं कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, रेयरली ही मिस्टेक हो सकती है। अब फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूले में क्या किया, अपने इन तीनों को प्लस किया और उसमें से इन तीनों को लेस किया। क्या हो गया आपके पास में फार्मूला? शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी क्या हुआ? टेंजेबल एसेट्स प्लस इंटेंजेबल एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन माइनस लॉन्ग टर्म बोरोविंग माइनस करंट लायबिलिटीज। ये इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन गया। अब आप डायरेक्ट फार्मूला करोगे तो आपको हर फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट के केस में आपको फार्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास इक्विटी हो गई 12,50,000। अब डेब्ट है अपने पास में, कैलकुलेट करते हैं। 1,75,000 सॉरी 17,50,000 अपॉन 12,50,000 डिवाइड कर लेते हैं इसको। 175 अपॉन 125, एक बार क्या 125, 50 बार से करता है 1.4। रेशियो हो गया 1.4, 1.4:1। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो गया आपके पास में? 1.4:1। इस तरह से अपने इसमें जो इक्विटी का मिसिंग फिगर था वो अपने बैलेंस शीट की मदद हेल्प से अपने कैलकुलेट किया, और उसके बाद में अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया है। यस, नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन। ये आपने को कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो है 2:1। अब यहाँ पे अपने को बताना है इंक्रीज, डिक्रीज एंड नो अल्टर डेब्ट। तो अपने बताया था ऐसे केस में अपन एज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं। डेब्ट, ये तो है डेब्ट, ये इक्विटी। डेब्ट मान लेंगे 2 लाख और इक्विटी मान लेंगे 1 लाख। इस तरह से अपन इसको एज्यूम करके अब आगे अपन करेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है इसकी। देखो पहला क्या करा है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। इसने अमाउंट नहीं दिया, कोई बात नहीं है। प्रेफरेंशियल शेयर इश्यूज नहीं दिया, अमाउंट अपन मान लेते हैं 1 लाख रुपीज या 50,000 मान लेते हैं। 50,000 के शेयर इशू किए। जब शेयर इशू करते हैं तो एक अकाउंट डेब्ट पे इसका कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि शेयर इशू करने पर कैश और शेयर कैपिटल 2 अकाउंट में चेंज होगा। कैश करंट एसेट्स का पार्ट होता है, डेब्ट में नहीं आएगा। शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी आपके 50 से तो +50, कितना हो गया 1,50,000। यहाँ हो गया आपके पास में 2 लाख। तो रेशियो क्या हो गया आपके पास में? डिक्रीज हो गया। आपका रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज। देख लो आप 2 लाख अपॉन 1,50,000, दैट इज 1.33:1 हो जाएगा। तो रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड, चेंज हो गया आपके पास में। नीचे वाला फिगर इक्विटी बढ़ गया आपके पास में और डेब्ट सेम है, तो आपके पास में रेशियो डिक्रीज हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं अपन इसका। यस,
सेकंड कह रहा है अपने पास में बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर, कंपनी ने परचेज किए हैं शेयर, बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी, कंपनी ने अपने शेयर परचेज किए। शेयर परचेज करने पर क्या होता है आपके पास में, दो अकाउंट कौन से होंगे, कैश माइनस हो जाएगा और इक्विटी भी माइनस हो जाएगी। जब बाईबैक कर लेते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाती है आपके पास में और कैश भी कम हो जाएगा। कैश करंट एसेट्स का पार्ट है, किसी में भी नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसकी वजह से। इक्विटी कम हो जाएगी तो इक्विटी में बन गया -50,000, तो यहाँ पे आ गया 2 लाख अपॉन 50,000, 2 लाख अपॉन 50,000 इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो रेशियो बन गया 4:1। तो रेशियो क्या हो गया आपके पास में, इंक्रीज्ड, अपन कह सकते हैं रेशियो हैज़ बिन इंक्रीज्ड। इस तरह से इक्विटी में चेंज हो गया और डेप्ट में चेंज नहीं हुआ, तो रेशियो हैज़ बिन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट कह रहा है अपने पास में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू किए हैं आपने, 50,000 के डिबेंचर इशू किए, 50,000 एज्यूम्ड फिगर लिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, समझने के लिए अपन ने एज्यूम फिगर लिया है। आपने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू करने से क्या होगा, डेप्ट बढ़ जाएगा और कैश बढ़ जाएगा, डेप्ट भी बढ़ जाएगा और कैश भी बढ़ जाएगा, इक्विटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ डेप्ट मान लिया 50,000 बढ़ गया तो डेप्ट हो गए 2,50,000, इक्विटी में वही रह गया, रेशियो क्या हो गया 2,50,000 अपॉन 1 लाख, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका 2.5:1, तो रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन का आपने रीपेमेंट किया। बैंक लोन का जब रीपेमेंट करते हैं तो दो अकाउंट कौन से होंगे, लोन, डेप्ट कह सकते हैं इसको, डेप्ट कम हो जाएगा और कैश का फिगर भी कम हो जाएगा। जब बैंक का रीपेमेंट करते हैं तो कैश भी कम हो जाएगा और बैंक लोन डेप्ट का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट होता है, दोनों कम हो जाएंगे। कैश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इक्विटी डेप्ट आपके पास में कम हो जाएगा। तो कितना हो गया 1,50,000 इज टू 1 लाख, रेशियो क्या हो गया 1.5:1, तो रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड, रेशियो आपके पास में डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट्स बेच दी, कुछ भी नहीं कहता तो अपन अमाउंट वही मान के चलते हैं 50,000 रुपये का, फिक्स एसेट्स बेच दी। दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो फिक्स एसेट्स का होगा और एक होगा कैश, फिक्स एसेट्स माइनस होगा और कैश में इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स और कैश दोनों ही न तो डेब्ट से रिलेटेड है न इक्विटी से रिलेटेड है, यहाँ पे किसी की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, इसलिए आ जाएगा नो चेंज। यस, नेक्स्ट आ रहा आपके पास में सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट प्रॉफिट, आपने फिक्स एसेट्स को प्रॉफिट पर बेचा, 50,000 की फिक्स एसेट्स को 60,000 में बेचा, अपन एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो गया फिक्स एसेट्स कम हो गई 50,000 रुपये से, बेचा आपने कैश या डेटर्स इंक्रीज हो गए 60,000 रुपये से और प्रॉफिट हो गए आपके पास में 10,000 से। जब 50,000 की चीज़ आपने 60,000 में बेची, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स का इन दोनों अकाउंट में कोई रोल नहीं है, कैश और डेटर्स का, कैश या डेटर्स का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट की वजह से इक्विटी बढ़ जाएगी, तो इक्विटी कितनी हो जाएगी +10,000, रेशियो क्या हो गया आपके पास में 2:1.1, तो रेशियो हैज बीन क्या कहेंगे इसको, डिक्रीज हो गया आपके पास में, रेशियो ये जो हुआ डिक्रीज हो गया आपके पास में। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन प्रॉफिट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉस, ये आ गया होगा आपको समझ में। यस, अब लॉस पे बेचा आपने, 50,000 की एसेट्स जो है वो आपने 40,000 में बेची, तो क्या हो गया फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो गई 50,000 से, कैश या डेटर इंक्रीज हो गए 40,000 से और लॉस हो गया आपके पास में 10,000 का। फिक्स एसेट्स का इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश और डेटर्स का इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लॉस होता है उससे आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, लॉस जो होगा इससे इक्विटी कम हो जाएगी, तो इक्विटी कितनी रहेगी 90,000। अब आपका रेशियो क्या रहेगा 2:0.9, तो रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड, रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड हो गया आपके पास में।
नेक्स्ट करा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। आपने फिक्स एसेट्स परचेज किए क्रेडिट पर, 3 महीने के क्रेडिट पर परचेज की है आपने। अपन मान लेते 50,000 की फिक्स एसेट्स परचेज की है, क्रेडिट पे परचेज की है, तो क्रेडिटर्स 50,000 के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। आपने 50,000 की फिक्स एसेट्स परचेज की है, उधार पे परचेज किए, 3 महीने के उधार पे। 3 महीने के उधार का परचेज करने का मतलब हो गया कि फिक्स एसेट्स तो बढ़ जाएंगी और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। फिक्स एसेट्स और क्रेडिटर यहाँ दोनों ही अकाउंट में नहीं आते हैं, न डेप्ट में इंक्लूड होंगे और न ही इक्विटी में इंक्लूड होंगे। तो क्या होगा इसका? नो चेंज। इन दोनों पे, डेप्ट और इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिक्स एसेट्स आपने परचेज की क्रेडिट पे, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, 50,000 की एसेट्स आपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग बेसिस से परचेज की है। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स बढ़ के जाएंगे आपके पास में, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ये बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर जो होते हैं वो डेप्ट का पार्ट होते हैं, तो डेप्ट आपके पास में 50,000 से बढ़ जाएगा और इक्विटी वो क्यों रहेगी? तो क्या रेशियो रहेगा? 2,50,000 इज टू 1 लाख, 2.5 इज टू 1। तो रेशियो हैज बीन इंक्रीज। इस तरह से रेशियो ये इंक्रीज हो जाएगा। जो भी इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अपन एज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं नॉर्मली फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू तो नॉर्मली एक ही रखते हैं अपन। फर्स्ट वैल्यू जो है वो अगर इंक्रीज होती है तो रेशियो इंक्रीज हो गया, रेशियो फर्स्ट वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो अपन मान के चलते हैं रेशियो डिक्रीज हो गया। इसी रेफरेंस अपन करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।